Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video we will discuss chapter 13 from Fundamental of Agriculture Arun Kartian book volume 1, and chapter 13 is water management. If you have not watched the earlier videos, then simply go to the channel playlist and from there you can watch all the videos. So here we will discuss chapter 13, water management. Before starting chapter 13, I have question for you from the previous chapter, that is this question is from chapter number 12. If you have studied chapter 12 very carefully, then only you are able to answer this question. And the question is, who has coined the term social forestry in the year 1968? मीन्स 1968 में किस साइंटिस्ट ने सोशल फॉरेस्ट्री शब्द दिया था? ऑप्शंस हैं ए जैथरो टुल, बी पीटर डिक्रेंजी, सी लेबिग, डी वेस्टबाय। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ वी हैव स्टडी चैप्टर नंबर 13 दैट इज वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस हमको समझनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है यहाँ पे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? ओके, Irrigation is the artificial application of water to land for growing crops or trees. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इरिगेशन में शब्द याद रखना है आपको, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। यही होता है इरिगेशन। यानी जब हम फील्ड में, एक ऐसा फील्ड जिसमें हमने क्रॉप्स या ट्रीज को ग्रो करना है, उसमें उस फील्ड में अगर हम प्रॉपर इरिगेशन अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीका यानी कैसा, लाइक हमने कैनाल से वाटर लिया, ट्यूबवेल से या किसी पाइप से हम वाटर डाल रहे हैं, दैट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो ट्रीज़ के लिए, क्रॉप्स के लिए वाटर जो है बहुत ही इसेंशियल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। और ये वाटर जो है नेचुरली अगर नहीं आ रहा है, नेचुरली जैसे फॉर एग्जांपल रेन हो रही है, रेन का वाटर जो है नेचुरल वाटर है, लेकिन वो नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से जब हम वाटर अप्लाई करेंगे दैट इज़ रिफर्ड एज इरीगेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक डेफिनेशन और दी है इरीगेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इजराइलियन एंड हैंसन 1962, दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इन दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो इरिगेशन की डेफिनेशन है वो क्या है? द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू द प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। इन्होंने भी वही बोला है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करना होता है वाटर का। ओके, जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है वाटर का फील्ड में, ताकि क्रॉप्स जो हमने लगाए उनकी मॉइस्चर रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके, दैट इज़ द इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है? इट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। और वो वाटर हम किस लिए अप्लाई करते हैं? ताकि क्रॉप्स की जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा जिप्स फ्री एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी और जिप्स फ्री एनर्जी क्या होता है उसको समझते हैं। दो तरह की सॉइल होती हैं, सैचुरेटेड सॉइल एंड अनसैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल्स आर दो सॉइल्स विच आर फिल्ड बाय वाटर कम्प्लीटली, यानी जिन सॉइल में कम्प्लीटली वाटर फिल होता है दैट इज रिफर्ड एज सैचुरेटेड सॉइल। और एक सॉइल होती है जिनमें वाटर कम्प्लीटली फिल नहीं होता, दे आर रिफर्ड एज अनसैचुरेटेड सॉइल। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल। तो जिप्स फ्री एनर्जी में क्या होता है कि जो सैचुरेटेड सॉइल होती है, ओके, यानी एक हमारे पास है सैचुरेटेड सॉइल और एक हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉइल। ये जो है सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें कम्प्लीटली वाटर फिल होगा तो इसकी जिप्स फ्री एनर्जी होगी वो होगी 0। और एक तरफ है हमारी अनसैचुरेटेड सॉइल। अनसैचुरेटेड सॉइल में वाटर जो होता है पूरा सैचुरेटेड लेवल से सैचुरेटेड लेवल तक नहीं होता, मीन्स द अनसैचुरेटेड सॉइल आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो इनमें जिप्स फ्री एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होगी, 0 से भी कम होगी, यानी नेगेटिव वैल्यूज होंगी यहाँ पे। रिमेंबर दिस। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया हमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल्स का। सैचुरेटेड सॉइल्स हैविंग जिप्स फ्री एनर्जी 0, अनसैचुरेटेड सॉइल हैव जिप्स फ्री एनर्जी इन नेगेटिव टर्म्स। नेक्स्ट टर्म आता है मेट्रिक पोटेंशियल। मेट्रिक पोटेंशियल, द पोर्शन ऑफ टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द सॉइल कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल सिस्टम। यानी टोटल वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा सॉइल सिस्टम है और ये प्लांट सिस्टम है, और यहाँ पे जो हमारी सॉइल है इसमें वाटर भी है साथ में। ठीक है, यहाँ पे हमारी सॉइल में वाटर भी होगा। तो अब क्या होता है कि जो वाटर
सॉइल का जो वाटर हेल्ड होता है, मतलब वाटर और सॉइल के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज रिफर्ड एज मेट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे लिखा है टोटल वाटर पोटेंशियल का वो वाला पार्ट जो सॉइल कोलाइडल मैट्रिक्स के संग एसोसिएट रहता है, यानी जो सॉइल पार्टिकल्स के संग वाटर प्रेजेंट रहता है, दैट इज मेट्रिक पोटेंशियल। एंड इज नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल विच रिजल्ट्स फ्रॉम द कैपिलरी एंड एब्सॉर्प्टिव फोर्स इमिटिंग फ्रॉम द सॉइल मैट्रिक्स, यानी ये जो होता है नेगेटिव रहता है। ओके, तो ध्यान रखना है सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें लगता है मैट्रिक पोटेंशियल विच इज नेगेटिव। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है? कैपिलरी पोटेंशियल कंसेप्ट वाज गिवन बाय बकिंगम इन 1907। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट किसने दिया है? कैपिलरी पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो बकिंगम ने 1907 में दिया था। ठीक है, 1907 में कंसेप्ट आ गया था। और कैपिलरी पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है? ये है टू डिफाइन एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल। ठीक है, मिट्टी में जो पानी जिस एनर्जी के संग टाइटली हेल्ड रहता है सॉइल में, दैट इज नोन एज कैपिलरी पोटेंशियल। उसी को हमने एक नाम दिया है कैपिलरी पोटेंशियल। तो यानी मिट्टी में जो पानी होता है उसमें मैट्रिक पोटेंशियल लगता है जो कि नेगेटिव होता है। कैपिलरी पोटेंशियल का मतलब है कि कितनी एनर्जी के साथ वो वाटर जो है सॉइल को होल्ड कर सकता है। मिट्टी में बहुत सारी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, प्लस उसमें हम वाटर भी ऐड करते हैं इरिगेशन के दौरान। तो इरिगेशन के दौरान जो वाटर ऐड हुआ है, वाटर ने सॉइल को किस तरह से हेल्ड कर रखा है, उसकी कितनी एनर्जी उसको लगी है, दैट इज रिफर्ड एज कैपिलरी पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एंड इज डिपेंडेंट ऑन द एलिवेशन, यानी जो ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी यू नो कोई भी चीज़ अपनी तरफ नीचे अट्रैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो फील्ड में जब भी हम वाटर अप्लाई करते हैं वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है हमारा डिपेंड ऑन द एलिवेशन। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिपेंड ऑन द एलिवेशन। यू ऑल लोग जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? हिली एरियाज़ का जो स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा स्लोपी होता है, यानी ढलान वाला स्लोप होता है, इस तरह से स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स में क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सीपेज। सीपेज इज़ द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर इन चैनल इज कॉल्ड सीपेज। तो जो भी हमारे चैनल होते हैं, सपोज दिस इज वाटर चैनल और ये हमारे फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो फील्ड में क्या होता है कि जो चैनल से जब पानी आता है तो उसमें क्या होता है, सीपेज होता है। ठीक है, द वाटर लॉस फ्रॉम इरिगेशन चैनल और कैनाल इज मेनली ड्यू टू सीपेज, यानी चैनल्स में कैनाल्स में बहुत सारा पानी जो है सीपेज के कारण जो है लॉस होता रहता है। सीपेज में क्या होता है, वाटर जो है हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है ना। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर? सी एक होता है जब हम पानी डालते हैं मिट्टी में, तो पहले जो हम पानी डालते हैं सॉइल में, ये हमारी सॉइल है एंड दिस इज़ अवर प्लांट सिस्टम एंड दिस इज़ अवर सॉइल सिस्टम। तो जैसे ही हमने वाटर ऐड करा सॉइल में, तो कुछ वाटर जो होता है थोड़ी देर तक सरफेस पे रहेगा, स्लोली स्लोली वो डाउनवर्ड मूव करते हैं नीचे की ओर, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। लेकिन कुछ वाटर जो है वो साइड बाय साइड भी मूव करेगा, और साइड में जो मूव करता है दैट इज़ नोन एज सीपेज। ठीक है, साइड मूवमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल माने इस तरह से जो शेप होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह से होती है दैट इज़ वर्टिकल। तो वर्टिकल नहीं मूव करेगा पानी कभी भी, तो पानी जो है हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह साइड बाय साइड मूव करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज सीपेज। और जनरली सीपेज का जो वाटर लॉस होता है वो कहाँ से होता है? इरिगेशन कैनाल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, इरिगेशन चैनल, वहाँ पे जो वाटर लॉस होता है इट इज़ मेनली ड्यू टू सीपेज। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा परकुलेशन। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन। इट अकर्स इन वाटर सैचुरेटेड सॉइल। तो जो मिट्टी पूरा पानी से फिल होती है उनमें परकुलेशन होता है। परकुलेशन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल माने होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, दैट इज वर्टिकल, या फिर यू कैन से सिंपली डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ सकते हैं आपके लिए, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीपेज एंड परकुलेशन। ओके, सीपेज और परकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो सीपेज और परकुलेशन में डिफरेंस जो होता है पानी की मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
सीपेज में भी वाटर लॉस होता है, यानी सीपेज जो है एक तरह से वाटर का लॉस होता है। सीपेज में वाटर लॉस होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट, यानी इस तरह से वाटर लॉस होगा इन द इरिगेशन चैनल और कैनाल सिस्टम। पर्कुलेशन में क्या होता है, पर्कुलेशन में वाटर जो है लॉस नहीं होता, पर्कुलेशन में सिंपली वाटर मूव करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली यानी इस तरह और डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब पानी मूव करेगा दैट इज रिफर्ड एज पर्कुलेशन। दिस इज वेरी सिंपल। And the next important term is infiltration, that is the downward movement of water from the upper layer of the soil is known as infiltration. It occurs in unsaturated soil. Okay, percolation जो होता है वो हमेशा किस में होगा, percolation जो होता है वो होता है सैचुरेटेड सॉइल्स में, यानी जो मिट्टी पानी से पूरी भरी हुई होगी तभी उसी कंडीशन में पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट इज पर्कुलेशन। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन में पानी नीचे की ओर मूव करेगा, अपर लेयर से नीचे वाली जो लेयर है सॉइल की वहाँ पे एंटर करता है। बट ये केस जो होता है अनसैचुरेटेड सॉइल्स का, यानी एक ऐसी मिट्टी जिनमें पानी प्रेजेंट नहीं है उसमें जब हम पानी एंटर करेंगे तो जैसी पानी ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में एंटर करता है दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। और सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब समझ लो जस्ट एंट्री ऑफ द वाटर, इट इज़ जस्ट एंट्री, ठीक है। वाटर की जस्ट एंट्री होती है सॉइल में, दैट इज रिफर्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। यानी एक अपर लेयर से, सॉइल में डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती हैं, अपर लेयर लोअर लेयर, यानी जो हॉरिजन्स होती है, ए हॉरिजन होती है, सबसे ऊपर होगी ए हॉरिजन, फिर नीचे होती है बी हॉरिजन। तो जैसे ए हॉरिजन का पानी बी हॉरिजन में एंटर करता है दैट इज रिफर्ड एज इनफिल्ट्रेशन। यानी यू कैन से सिंपली जो वाटर जस्ट एंटर हुआ है, अभी पानी जो है ए हॉरिजन के ऊपर था, ए हॉरिजन के ऊपर जो पानी है वो जस्ट ए हॉरिजन के ऊपर से जस्ट नीचे ए हॉरिजन में एंटर जब करेगा दैट एंट्री ऑफ वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद वो डिफरेंट लेयर से होता वो नीचे की तरफ मूव करेगा दैट इज रिफर्ड एज पर्कुलेशन। और पर्कुलेशन जो है सैचुरेटेड सॉइल में होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो अनसैचुरेटेड सॉइल का होता है। नेक्स्ट टर्म इज लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग में जो वाटर मूव करता है वो अपने मूवमेंट के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और सॉइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है उसको भी लेके मूव करता है, यानी वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट और सॉल्ट भी जो है मूव करेंगे फ्रॉम रूट जोन, यानी जहाँ पेड़ की जो रूट्स वाला जो जोन होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रूट्स पाए जाते हैं उस जोन से भी जो न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट हैं वो नीचे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है सॉइल सरफेस से, ठीक है, और ये हमारा सॉइल सरफेस है। लीचिंग में क्या होगा कि जो भी प्लांट्स की नीचे रूट्स हैं ये कहलाएगा रूट जोन, दैट इज़ रूट जोन। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्लांट होता है उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो रूट्स के थ्रू ही होती है, रूट्स ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी पोर्शन पे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। लेकिन लीचिंग में क्या होता है कि ये जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ पाए जाएंगे और जो भी सॉल्ट कंटेंट रहता है सॉइल का वो सारा का सारा वाटर की वजह से नीचे मूव करने लगेगा, यानी नीचे पानी के साथ साथ सॉल्ट्स भी मूव कर जाएंगे, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट भी लीच आउट हो जाएंगे, यानी नीचे मूव करेंगे। तो जब पानी के साथ साथ डाउनवर्ड मूवमेंट के समय न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट भी नीचे चले जाते हैं रूट जोन से, दैट इज रिफर्ड एज लीचिंग, उसको हमने नाम दिया है लीचिंग, दैट प्रोसेस रिफर्ड एज लीचिंग। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस डिस्कस करे हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि जैसे सीपेज होता है, सीपेज डिस्कस करा हमने, दैन हमने पढ़ा पर्कुलेशन, दैन इन्फिल्ट्रेशन, आफ्टर दैट लीचिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पीएफ वैल्यू। अब पीएफ वैल्यू क्या होता है, पीएफ वैल्यू को सिंपली हम बोलते हैं पोटेंस फोर्स, पीएफ वैल्यू सिंपली कॉल्ड पोटेंस फोर्स। ओके, पी मीन्स पोटेंस, यहाँ लिखा भी है पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर एट 10। पीएफ वैल्यू वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड एंड डिफाइंड बाय स्कोफील्ड इन द ईयर 1935। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीएफ वैल्यू सबसे पहले जो थी स्कोफील्ड ने 1935 में दिया था। पीएफ इज द स्केल लाइक पीएच through which we measure the force by which water is retained in the capillary or soil। Simply यानी जो सॉइल में हम वाटर ऐड करते हैं तो सॉइल में वाटर ऐड होने के बाद वाटर और सॉइल के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है,
एक बाउंडिंग फोर्स होता है जिसकी वजह से वाटर और सॉइल आपस में बाउंड रहते हैं। तो वो फोर्स कितना होता है, मीन्स सिंपली अगर हम देखें तो सॉइल में जो वाटर है वो किस तरह से होल्ड रहता है, रिटेन रहता है, उस फोर्स को हम मेज़र करेंगे। एंड दिस प्रोसेस एंड दिट वैल्यू रिफर्ड एज पीएफ वैल्यू, उसी को हम मेज़र करने को बोलते हैं पीएफ वैल्यू। हेयर एफ डिनोट्स फोर्स, एफ का मतलब होता है फोर्स, पी का मतलब होता है पोटेंस और एफ मीन्स होता है फोर्स। तो सिंपली पीएफ वैल्यू का मतलब होता है पोटेंस फोर्स। इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्री एनर्जी डिफरेंस बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव द फ्री वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम को मेज़र करते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा जो प्लांट है इसके नीचे जो भी हमारी सॉइल है उसमें जो हमारा वाटर है उसको हम एक कॉलम सेट कर देंगे। इतना सेंटीमीटर का हमने वाटर कॉलम सेट करा है जिसमें हम पीए वैल्यू को थ्रू पीए वैल्यू मेज़र करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज लोगरिथम टू द बेस ऑफ 10 of the numerical value of the negative pressure of the soil moisture expressed in centimeter of water। यहाँ पे जो नेगेटिव जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है नेगेटिव प्रेशर की, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर में जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसको हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर ऑफ वाटर में। सिंपल इसको देखा जाए तो पीएफ वैल्यू का फॉर्मूला निकल कर आता है पीएफ इज इक्वल टू लॉग tan रेज़ टू पावर h, जहाँ पे h का मतलब होता है सॉइल मॉइस्चर इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे h का मतलब जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर में कितना सेंटीमीटर वाटर होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर ऑफ वाटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg माने होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1036 सेंटीमीटर वाटर के, और यही बराबर होता है 76.39 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट कन्वर्जन पॉइंट है वो है 1 बार। 1 बार को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर कॉलम में, दैन इट बिकम 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, ओके। और इसको अगर हम डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 बार बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की, दैट इज़ 1 मिली बार। तो मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, तो 1 मिली बार का मतलब है 10 रेज़ टू पावर -3 बार। दीज ऑल कन्वर्जन्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा 1 एटमॉस्फेयर को कैसे कन्वर्ट करना है, 1 बार का कन्वर्जन फिर 1 मिली बार का। अब पीएफ वैल्यू जो होता है अगर 2 है, फॉर एग्जांपल पीएफ वैल्यू इज इक्वल टू 2 मीन्स द फोर्स विद विच द वाटर इज रिटेन, यानी जो पीएफ वैल्यू होती है वो सिंपली यही बताती है कि वाटर किस तरह से सॉइल में रिटेन है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ वाटर कॉलम, यानी कॉलम ऑफ वाटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जो सॉइल के अंदर जो वाटर कॉलम बनाएंगे दैट इज़ 100 सेंटीमीटर का है, ओके, उसकी हाइट है। द स्केल ऑफ वैल्यूज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to 7, इसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में रेंज जो है इसकी वैल्यू की 0 to 7 है। 0 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर ऑफ 1/1000 एटमॉस्फेयर और 7 मीन्स कॉरस्पॉन्ड टू 10,000 एटमॉस्फेयर। यानी ये 0 से लेकर 7 तक की जो रेंज है इसमें 0 का मतलब होता है 1/1000 एटमॉस्फेयर और 7 का मतलब है 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ और यूनिट्स दे रखी हैं, जैसे बात करते हैं, फर्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड को अगर हम, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो डिवाइड हटा के इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स यानी -1 पावर। देन नेक्स्ट इज क्यूसेक। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक और क्यूसेक। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूसेक का मतलब है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे m वाले में मीटर आ जाएगा और जहाँ पे m नहीं है वहाँ पे फीट आएगा, ओके, दिस इज डिफरेंस। क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड, और इस यहाँ पे सेकेंड अगर वैसे लिखा जाए तो इन्वर्स लगाएंगे।
नेक्स्ट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी इस तरह से लिख सकते हैं, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको ऐसे पढ़ते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर है 1 लीटर के। उसके बाद नेक्स्ट 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर, और ये बराबर होता है 1000 लीटर के। तो डायरेक्ट आप ये याद करें 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 लीटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो अगेन हम रिवाइज करते हैं यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले याद रखना है जो क्यूबिक हमने पढ़ा है, क्यूबिक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट क्यूसेक याद रखना है, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। दैन जो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो बराबर होता है 1 लीटर के, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज़ द मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय अ सैंपल ऑफ इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल मटेरियल। यानी हमारे पास कोई सॉइल मटेरियल है, ये हमारे पास सॉइल है, इनिशियली जो है सैचुरेटेड सॉइल है हमारे पास, गीली मिट्टी हमने ली है, ठीक है। अब उस गीली मिट्टी में कितना मॉइस्चर रिटेन रहेगा, कब? आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यूजली हाफ एन आवर। यानी हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट्स। यानी इस गीली मिट्टी को, जो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हमारे पास है, इस सैंपल में हमको 1000 टाइम्स हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, ठीक है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, गोल गोल जो लगता है, तो इस सॉइल सैंपल पे जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, प्रॉपर एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें रख के हम 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाएंगे फॉर 30 मिनट्स या हाफ एन आवर्स के लिए। और उसके बाद उसमें कितना मॉइस्चर रिटेन रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद हमने सॉइल सैंपल लिया और उसमें 30 मिनट को लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करने रख दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालने के बाद उस सॉइल में कितना मॉइस्चर रिटेन है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिटेन, वो होगा उसका मॉइस्चर इक्विवेलेंट। सिंपल शब्द में देखा जाए तो हमने एक सॉइल सैंपल लिया, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करा 1000 टाइम्स फॉर 30 मिनट। उसके बाद जब हमने निकाला कितना मॉइस्चर रिटेन रह जाता है उसमें, उसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ओके, अब कुछ सॉइल्स के लिए जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है और फील्ड कैपेसिटी होती है, ये ध्यान रखना है। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी को भी समझ लेते हैं पहले यहाँ पे। तो फील्ड कैपेसिटी मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत रेन हो रही है, ठीक है, कोई फील्ड है, इमेजिन इट इज़ अ फील्ड, और यहाँ पे बहुत टाइम से रेन हो रही है। रेन होने के, रेनफॉल के 2-3 डेज़ बाद फील्ड कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। 2-3 डेज़ बाद फील्ड कैपेसिटी कैसे आती है? फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है मतलब जैसे रेन फॉल हो रही है तो सारा का सारा जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल वाटर जो है नीचे चला जाएगा, यानी फील्ड में जितना भी पानी था वो नीचे मूव करेगा, ग्रेविटेशन के थ्रू नीचे मूव करेगा। मूव करने के बाद कुछ वाटर तो ड्रेन हो गया, लेकिन कुछ वाटर अभी स्टिल हमारे फील्ड में एग्जिस्ट है। वो जो वाटर हमारे फील्ड में एग्जिस्ट है दैट इज़ रिफर्ड एज फील्ड कैपेसिटी। हमने उसी को नाम दिया फील्ड कैपेसिटी। ओके, और सिंपली फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। सॉइल में जो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है उसकी अपर लिमिट को हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और फील्ड कैपेसिटी में जो मॉइस्चर टेंशन होता है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी इज़ 1/3 एटमॉस्फेयर। ये 1/3 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, अब आगे समझ लेते हैं जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट और फील्ड कैपेसिटी उसका रिलेशन कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल, अगर हमारी मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल है तो उस टाइम पे जो फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट होते हैं दे आर इक्वल। उस टाइम पे ये दोनों इक्वल होते हैं। फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट कब बराबर होते हैं? मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल में। याद रखना है मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल में दोनों चीज़ बराबर होंगी। लेकिन सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो सैंडी सॉइल में फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होगी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट कम होगा। मॉइस्चर इक्विवेलेंट समझ के ना, हमने सॉइल सैंपल लिया, उसको 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगेशन कराया फॉर 30 मिनट्स, दैट इज़
मॉइस्चर इक्विवेलेंट। और सैंडी सॉइल में अगर हम ऐसा करेंगे, मॉइस्चर इक्विवेलेंट देखेंगे और फील्ड कैपेसिटी निकालेंगे, तो सैंडी सॉइल के केस में फील्ड कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं बात करें क्ले सॉइल की, यू ऑल नो क्ले सॉइल कैसी होती है। क्ले सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें पोर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सैंडी सॉइल्स जो होती हैं, ओके, सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन वहीं बात करें क्ले सॉइल की, तो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होते हैं, ओके, और उनके बीच में पोर स्पेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा रहता है। तो क्ले सॉइल में जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है वो ज़्यादा होगा, फील्ड कैपेसिटी कम होगी। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। मीडियम टेक्सचर सॉइल में दोनों बराबर होंगे, सैंडी सॉइल में फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होती है और क्ले सॉइल में मॉइस्चर इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म में, दैट इज़ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड PWP। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है ये किन साइंटिस्ट ने दिया था? दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, ब्रिग्स एंड शैंट्स इन 1912। तो ब्रिग्स एंड शैंट्स ने ये टर्म दिया था 1912 में कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नाम की कुछ चीज़ है, ओके। इन्होंने देखा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन होती है प्लांट में जब मॉइस्चर परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी प्लांट्स जो है विल्टिंग स्टेज में आ जाता है, और उस स्टेज में अगर हमने प्लांट्स को वाटर सप्लाई नहीं दी, परमानेंट कंडीशन वैसी बनी रही विल्टिंग की, तो दैट इज़ रिफर्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ब्रिग्स एंड शैंट्स ने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया था 1912 में। दे यूटिलाइज ड्वार्फ सनफ्लावर हेलियंथस एनस एज अ इंडिकेटर प्लांट। तो सनफ्लावर जो था यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर प्लांट लिया था परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए। हायर द क्ले कंटेंट ऑफ अ सॉइल हायर इट्स हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो जिस क्ले में जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट होता है सॉइल में, जो क्ले कंटेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की। तो जिन सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी ज़्यादा होगी, तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हाई होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो इन्हेंस करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर अगर क्ले या ऑर्गेनिक मैटर दोनों ज़्यादा है तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हाई होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं? यहाँ पे विल्टिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला दिया है कि विल्टिंग कोफिशिएंट कैसे मेजर करते हैं। प्लांट्स में जब वाटर एक लेवल से कम होने लगता है, दैट कंडीशन रिफर्ड एज विल्टिंग। विल्टिंग कोफिशिएंट के दो फॉर्मूले हैं। द फर्स्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.68। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जो है एक्चुअली होता क्या है? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड और हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय सॉइल इन अ सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। यानी जो भी हमारी सॉइल है, सॉइल में कितना वाटर उसके साथ हेल्ड है, ये सॉइल है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉइल में कितना परसेंट वाटर जो है सॉइल में एब्जॉर्ब हो रखा है, उसके संग इक्विलिब्रियम में रहता है, दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में दो चीज़ और याद रखना। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में जो पीएफ वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती है? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के केस में जो पीएफ वैल्यू है दैट इज़ 4.5, और जो मॉइस्चर टेंशन रहता है, ठीक है, जो मॉइस्चर टेंशन है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का दैट इज़ 31 एटमॉस्फेयर। ये यहाँ मेंशन नहीं है तो यू कैन नोट डाउन। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड और हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय अ सॉइल इन अ सैचुरेटेड कंडीशन। और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के केस में पीएफ वैल्यूज़ जो हमने पढ़ा था अभी, पीएफ, ओके, दिस इज पीएफ वैल्यू दैट इज़ 4.5 इन केस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, और जो मॉइस्चर टेंशन लगता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर में दैट इज़ 31 एटमॉस्फेयर। ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.68 दैट इज़, ये फॉर्मूला है विल्टिंग कोफिशिएंट का। एक फॉर्मूला और है दैट इज़ द मॉइस्चर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं ये हमारे विल्टिंग कोफिशिएंट के हैं। विल्टिंग कोफिशिएंट को भी समझ लेते हैं, विल्टिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द रूट जोन एट द परमानेंट विल्टिंग of plant is called wilting coefficient or critical moisture point.
CMP भी इसको कहा जाता है। ओके, तो दो चीज़ हो गई, एक तो यहाँ पे इसी चीज़ को विल्टिंग कोफिशिएंट को ही क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट भी कहा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिंपली अगर हम देखें, जो विल्टिंग कोफिशिएंट है मींस परसेंटेज ऑफ वाटर हेल्ड इन सॉइल एट अ विल्टिंग पॉइंट, यानी विल्टिंग कंडीशन के टाइम पे सॉइल में जो वाटर रहता है दैट इज़ विल्टिंग कोफिशिएंट। और द कंडीशन व्हेन द सॉइल इज़ अनेबल टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट, मींस जब मिट्टी का जो पानी है वो प्लांट्स को सप्लाई नहीं हो पाएगा, जब मिट्टी पानी सप्लाई नहीं कर पाएगी प्लांट को, दैट कंडीशन इज कॉल्ड विल्टिंग कंडीशन। और उस टाइम पे मिट्टी में जो पानी है दैट इज विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट में भी हमको दो चीज़ें याद रखनी है। विल्टिंग कोफिशिएंट की पीएफ वैल्यूज़ क्या होती हैं, यानी विल्टिंग कोफिशिएंट का पीएफ वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4.2। ओके, इससे पहले हमने हाइग्रोस्कोपिक पढ़ा था, हाइग्रोस्कोपिक का 4.5 था, विल्टिंग पॉइंट के लिए जो है 4.2 है। उसके बाद मॉइस्चर टेंशन हमको पढ़ना है, मॉइस्चर टेंशन की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, तो विल्टिंग कोफिशिएंट के लिए जो मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू है दैट इज़ 15 एटमॉस्फेयर। रिमेंबर दिस, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको नोट करो। विल्टिंग कोफिशिएंट मींस इसकी जो पीवी वैल्यू है 4.2 है, टेंशन मॉइस्चर टेंशन इज़ 15 एटमॉस्फेयर। और अर्लियर जो हमने पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का पीएफ वैल्यू 4.5 थी, मॉइस्चर टेंशन 31 एटमॉस्फेयर, यानी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। हाइग्रोस्कोपिक का पीएफ वैल्यू ज़्यादा था 4.5 और मॉइस्चर टेंशन भी ज़्यादा है 31 एटमॉस्फेयर। विल्टिंग कोफिशिएंट में पीएफ वैल्यू रिड्यूस हो गई है 4.2 और टेंशन रिड्यूस हो गया है दैट इज़ 15 एटमॉस्फेयर। अब आगे नेक्स्ट आता है टर्म मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम कितना रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, मॉइस्चर परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर निकालना है तो मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट मल्टीप्लाई बल्क डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, इसको हम नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम आते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन पे। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन is in the salt free soil at field capacity increases when texture changes from clay to sandy to clay, यानी अगर सैंडी सॉइल का से टेक्सचर चेंज होता है तो क्ले वाली सॉइल में चला जाता है, यानी सैंडी से लेकर क्ले तक की जो सॉइल है उसका सॉइल मॉइस्चर टेंशन हमेशा इंक्रीज़ करेगा मतलब कि सैंडी सॉइल का सॉइल मॉइस्चर टेंशन कम रहेगा और जो क्ले सॉइल है उसका ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ समझते हैं, सैंडी सॉइल में जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है दैट इज़ 0.06, फिर लोमी सैंड में 0.1, सिल्ट में हो जाएगा, सिल्ट लो में 0.3 और क्ले सॉइल का सबसे ज़्यादा है 0.6। ओके, तो यहाँ पे हमें दो याद रखना है, एक तो सैंडी सॉइल याद रखनी है और दूसरा क्ले सॉइल का याद रखना है। तो सैंडी और क्ले का याद रखना है, सैंडी सॉइल का काम होता है 0.06 और क्ले सॉइल का 0.6 सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है। आगे हमको पढ़ना है मॉइस्चर मूवमेंट अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, यानी अगर सॉइल हमारी सैचुरेट है, पूरी तरह से वाटर से कम्प्लीटली सैचुरेट है, उस टाइम पे उसमें मॉइस्चर का मूवमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, पॉइसली लॉ एंड डार्सी लॉ। तो जो पॉइसलियस लॉ होता है मीन्स क्या होता है, पॉइसलियस लॉ मीन्स एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ वाटर इन अ नैरो ट्यूब, यानी एक नैरो ट्यूब में जब पानी को हम फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे जो लॉ चलता है दैट इज़ द पॉइसलियस लॉ। अकॉर्डिंग टू इट rate of flow of water in sandy soil is more than that of loam and least in clay soil। तो ये जो पॉइसलियस लॉ कहता है कि एक नैरो पाइप से, ये हमारा एक नैरो पाइप है, यहाँ से हमको वाटर को फ्लो करना है, ठीक है, यहाँ से हमारा वाटर फ्लो होगा, तो जो नैरो पाइप से वाटर का फ्लो होगा उस रेट को हम मेज़र करेंगे। और कहा जा रहा है कि हमें सॉइल का ध्यान रखते हुए अगर हम रेट ऑफ वाटर को देखें तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट होगा, फिर लोमी में कम होगा और क्ले में सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर याद रखना है, पॉइसलियस लॉ में ये ऑर्डर जो होता है सॉइल का वो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ वाटर की मूवमेंट होती है वो किस सॉइल में होगी। तो सैंडी सॉइल्स में पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो पानी ईजिली क्या करेगा
आगे की तरफ मूव करेगा, यानी सबसे ज़्यादा पॉइसलेस लॉ का जो अकॉर्डिंग जो वाटर फ्लो की मूवमेंट होगी वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगी। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसमें वाटर का मूवमेंट एकदम ईजिली नहीं होगा, उसमें वाटर थोड़ा सा रुक रुक के टाइम लेके मूव करेगा। तो दैट इज़ वाई क्ले सॉइल का जो पॉइसलेस लॉ के अकॉर्डिंग जो वाटर मूवमेंट है सबसे कम है। इसके बाद हमको पढ़ना है, नेक्स्ट है डार्सी लॉ। डार्सी लॉ को भी इजी वर्ड्स में हम समझते हैं, एक्सप्रेस वाटर मूवमेंट इन सॉइल। ठीक है, तो पहला जो पॉइसलेस लॉ था उसमें हमने वाटर मूवमेंट देखा नैरो ट्यूब में, एक नैरो ट्यूब में कैसे पानी फ्लो करेगा, दैट इज़ पॉइसलेस लॉ। डार्सी लॉ बोलेगा, डार्सी लॉ को एक्सप्रेस करेंगे वाटर मूवमेंट इन सॉइल, मिट्टी में कैसे वाटर मूव करेगा। The quantity of water passing a unit cross section of a soil is proportional to the gradient of hydraulic head. Now we understand what is hydraulic head. Hydraulic head क्या होता है? जो हाइड्रोलिक हेड है उसको समझते हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिक हेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक हेड मीन्स इट इज़ इक्वलेंट टू वाटर लेवल इन अ स्टैटिक वाटर बॉडी। जैसे यहाँ पे डार्सी लॉ में कहा गया है कि वाटर कितना मूव हो रहा है एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड है और जो हमारा यूनिट सेक्शन क्रॉस एरिया है हमारे सॉइल का वो इतना है, तो इस इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना वाटर मूव करेगा सॉइल में, दैट इज़ द मतलब डार्सी लॉ यही कहना चाहते हैं कि कितना वाटर इतने सॉइल क्रॉस सेक्शन एरिया के सॉइल से पास हो सकता है, और ये पास होगा इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोलिक हेड। यानी यहाँ पे जो वाटर है वो स्टैटिक कंडीशन में भी रुका हुआ पानी है, तो यानी स्टैटिक वाटर बॉडी में जो वाटर लेवल होता है दैट इज़ हाइड्रोलिक हेड। और सिंपली द हाइट ऑफ स्टैटिक वाटर कॉलम, यानी इसी को हम नीचे ले जाएं, अगर इसकी जो हाइट होगी, ये पूरा वाटर जो है स्टैटिक है, तो हाइट ऑफ स्टैटिक वाटर कॉलम जो निकल कर आएगी सेंटीमीटर में या फिर फीट में, दैट इज़ द हाइड्रोलिक हेड। तो ये हाँ समझना था। कंसिडरिंग बोथ द अबव लॉज, अभी जो हमने दो लॉज पढ़ी हैं पॉइसलेस लॉ और डार्सी लॉ, उन दोनों को कंसिडर करके अगर देखें तो वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल पोर स्पेस, वो मिट्टी में जो टोटल पोर स्पेस है उस पर निर्भर नहीं करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। अब मिट्टी में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो कितना मॉइस्चर जो है सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो अब हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में दो मेथड्स होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं सॉइल में कितना मॉइस्चर है। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे दो मेथड आते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, इसमें हम सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको हम ओवन में ड्राई करेंगे 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, इतना टेम्परेचर पे हम उसको सॉइल को ड्राई करेंगे। एंड बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग द वेट ऑफ सॉइल इज टेकन, मीन्स जैसे जैसे हम सॉइल को ड्राई करते रहेंगे हम उसका वेट भी मेज़र करते रहेंगे। सॉइल को ओवन ड्राई करने से पहले हम उसका इनिशियल वेट लेंगे, इनिशियली कितना वेट था, उसके बाद हम उसको ओवन में ड्राई होने के लिए रखेंगे। ठीक है, 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ड्राई होने रखेंगे और उसके बाद उसकी फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस जब हम मिट्टी को पहले इनिशियल लेंगे तो थोड़ी गीली होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, हाई होगा, और ड्राई करने के बाद जब हम उसका वेट लेंगे तो उसका वेट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। इसी डिफरेंस से हम कैलकुलेट करेंगे कितना मॉइस्चर निकल कर आया है। दैट इज़ सिंपल, जो लैब में प्रैक्टिस करते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है। ये डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा यहाँ से कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट मेथड आता है इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड आइदर फॉर द इंडिविजुअल टेस्ट और सीरीज ऑफ टेस्ट इन practically all organic and inorganic material directly. Infrared lamp is used for drying with moving air. इसमें क्या होता है, ये जो डिवाइस होता है इंफ्रारेड का, यहाँ पे इंफ्रारेड का यूज़ होता है। एक लैम्प होता है जिसमें से इंफ्रारेड निकलती हैं और ये इंफ्रारेड क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को ड्राई करने के लिए हेल्पफुल होती हैं और इसमें रीडिंग आ जाती है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो ये भी डायरेक्ट मेथड होता है। तो अभी तक हमने दो मेथड स्टडी कर लिए हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड एंड इंफ्रारेड मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हमको पढ़ने हैं इनडायरेक्ट मेथड।
ओके जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, और इनडायरेक्ट वाले मेथड जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले आता है लुक एट द सॉइल एंड फील इट। सॉइल को देख के और उसको फील करके, यानी उसको फिंगर से हम प्रेस करें तो इससे भी हम फील करके पता कर सकते हैं मॉइस्चर कितना है, बट एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। ओके इनडायरेक्ट में हमको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, तो हमें बस फील करके जस्ट एक एस्टिमेट लेना है कि सॉइल में मॉइस्चर है या सॉइल एकदम ड्राई है। ये मेथड हो गया, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट नेक्स्ट मेथड है न्यूटन स्कैटरिंग मेथड। दिस इज़ द रैपिड टेस्ट एंड इन सीटू मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, ये याद रखना, इन सीटू यानी जहाँ पे हैं आप सॉइल के सैंपल को कहीं लेके नहीं जाना, वहीं उन इन सीटू यानी उस प्लेस में ही सॉइल में मॉइस्चर को मेज़र करना आता है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर बाय मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम। इसमें हम वॉल्यूम के हिसाब से सॉइल को मेजर करते हैं। इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्योंकि हम इसमें यूनिट वॉल्यूम का सैंपल लेंगे तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितना हाइड्रोजन आयंस है, क्योंकि अगर मिट्टी में वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का मतलब होता है H2O, और अगर H2O प्रेजेंट है तो न्यूटन स्कैटरिंग मॉडल क्या करेगा, H2O में से जितने भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको स्कैटर करेगा, और वो स्कैटर होने के बाद एक तरफ रीडिंग आ जाएगी कितने हाइड्रोजन आयंस स्कैटर हुए हैं, और उनकी स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें पता कर पाएंगे कि हाँ उसमें इतना वाटर, इतना एस्टिमेट हम कर सकते हैं। तो ये न्यूटन स्कैटरिंग मेथड होता है, इसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस को मेजर करने का काम होता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर मेथड में क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइप्स हैं, समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है टेंसियोमीटर विद मर्करी नैनोमीटर यूज फॉर रिसर्च। ये रिसर्च के लिए यूज़ होता है जिसमें मर्करी है। अदर वन इज़ द वन वैक्यूम गेज फॉर प्रैक्टिकल फील्ड यूज़। प्रैक्टिकली फील्ड में यूज़ करना तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वैक्यूम गेज जिसमें लगा होता है। टेंशियोमीटर और ईरोमीटर, इसको ईरोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। टेंशियोमीटर को ईरोमीटर, इट मेजर्स द सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली। यहाँ पे हम सॉइल की मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जो हम बोल रहे थे अभी तक डिफरेंट कंडीशन में, लाइक वाटर, जैसे विल्टिंग कंडीशन में कितना सॉइल मॉइस्चर टेंशन रहता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में कितना सॉइल मॉइस्चर है, तो ये सब हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, ये हम मेजर करेंगे टेंशियोमीटर से। ओके, इट इज़ यूज इन कोर्स सॉइल्स एंड प्रैक्टिकल लिमिट अबाउट 0.8 बार। ज़्यादातर ये यूज़ होता है कोर्स सॉइल में। ओके, क्लियर है, कोर्स सॉइल में यूज़ होता है, उसकी जो लिमिट होती है दैट इज़ 0.8 बार। हैंस इट कैन नॉट बी यूज अंडर ऑल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। ध्यान रखना है सभी सॉइल में यूज़ नहीं है, जो कोर्स सॉइल होती हैं, ठीक है, कोर्स सॉइल लाइक जैसे सैंडी सॉइल हो गई, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हैंस टेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ पोरस सिरेमिक कप which may be chalked in a clay soil and this cup is sensitive to salts to a certain extent। तो इस तरह टेंशियोमीटर में नीचे सबसे नीचे पोरस, यानी पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब जिसमें पोर्स बने होते हैं, छेद होते हैं। एक पोरस सिरेमिक कप लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम सॉइल का जो सैंपल होता है उसको रखेंगे, और जिसमें से जो सॉइल मॉइस्चर है वो निकल के आ जाता है। Therefore, it is not suitable for clay soil and salty soil। clay soil और salty soil के लिए सुटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो टेंशियोमीटर का पोरस सिरेमिक कप होता है, क्ले सॉइल और जो सॉल्टी वाली सॉइल्स होते हैं उनकी वजह से चोक होने के चांसेस हैं। यही रीज़न है देयरफॉर ये जो है सैंडी क्ले और सॉल्टी सॉइल में यूज़ नहीं होता है टेंशियोमीटर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेंशियोमीटर किन सॉइल में वर्क करता है, किन सॉइल में वर्क नहीं करता। तो कोर्स सॉइल में वर्क करता है लेकिन क्ले और सॉल्टी सॉइल में वर्क नहीं करता। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन अ सॉल्ट फ्री सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.1 to 0.7 एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग ऑन द सॉइल मॉइस्चर। तो जितनी भी वैसी सॉइल्स होती हैं लाइक सॉल्ट फ्री सॉइल होती हैं, उस सॉल्ट फ्री सॉइल में फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन में जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो 0.1 से 0.7 के बीच में लाई करता है या फिर इससे कम होता है। तो टेंशियोमीटर मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किन सॉइल में यूज़ कर सकते हैं इसको, कोर्स सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, सैंडी सॉइल जैसे हो गई, और जो क्ले सॉइल और सॉल्टी सॉइल है उसमें टेंशियोमीटर का यूज़ नहीं होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड आता है इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टेंस मेथड। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर। रेजिस्टेंस ब्लॉक आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। यहाँ पे एक ब्लॉक होता है जो किसका बना होता है, जिप्सम, नाइलॉन, फाइबर ग्लास, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कॉम्बिनेशन ऑफ दी। इन सारे मटेरियल्स का जो अभी हमने पढ़े इन सारे मटेरियल्स का जो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है किन किन मटेरियल से वो रेजिस्टेंस ब्लॉक बना होता है। नायलॉन एंड फाइबर ग्लास यूनिट्स आर मोर सेंसिटिव इन हायर रेंजेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लॉक्स फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली बिटवीन 1 to 15 एटमॉस्फेयर। तो ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है वो किस मटेरियल का बना है और किस रेंज तक वो यूज़ हो सकता है। जैसे नाइलॉन ब्लॉक है, इट वर्क्स अप टू 2 एटमॉस्फेयर एंड फाइबर ग्लास यूनिट ओवर एंटायर रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर। तो ये यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर नाइलॉन का है तो 2 एटमॉस्फेयर तक ही वर्क करेगा, लेकिन फाइबर ग्लास है तो फाइबर ग्लास यूनिट जो होती है वो सभी जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है वहाँ पे वर्क कर सकती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर ग्लास प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोवाइड sensitivity in both wet and dry range and provide good contact between the soil and the unit. Gypsum block and plaster of Paris resistance unit first prepared by Bousquet and Mick 1940. Hence electrical resistance instrument is also called Bousquet moisture meter. It is specially designed on Wheat-Stonebridge principle. तो एक फिजिक्स में यूज़ होता है व्हीट स्टोनब्रिज प्रिंसिपल, ये उसी पे बेस्ड है। तो जो ये वाला मेथड होता है रेजिस्टेंस ब्लॉक वाला मेथड, ये इसका जो मेन प्रिंसिपल है ये डिज़ाइंड है कह सकते हैं व्हीट स्टोनब्रिज प्रिंसिपल पे। तो व्हीट स्टोनब्रिज प्रिंसिपल हम सब ने क्लास 12 फिज़िक्स में पढ़ा है, क्लास 11th या 12th की फिज़िक्स में पढ़ा है व्हीट स्टोनब्रिज प्रिंसिपल, जिसमें हम रेजिस्टेंस को 4 रेजिस्टेंस को अरेंज करते हैं और एक गैल्वेनोमीटर से उसको कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जब अनबैलेंस्ड आई मीन्स टू से बैलेंस्ड फॉर्म में होता है तो डिफ्लेक्शन 0 होता है, ऐसा कुछ होता है उस प्रिंसिपल में। तो ये उसी पे बेस्ड है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ब्लॉक मेथड है इसको अगर हम टेंशियोमीटर के संग कंपेयर करें तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी सामने आती हैं। रेजिस्टेंस ब्लॉक लाइक टेंशियोमीटर कैन बी यूज टू शेड्यूल इरिगेशन, यानी इससे हम इरिगेशन शेड्यूलिंग में हेल्प ले सकते हैं। इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब है कि फील्ड में हमको कब इरिगेशन करना है, कैसे इरिगेशन करना है, कितना इरिगेशन के दौरान पानी देना है, दैट इज शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। देन टू इरिगेट ग्रीन हाउस बेड्स, टू डिटरमाइन रूटिंग जोन, जो रूटिंग जोन है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड टू इवेलुएट फ्लक्चुएशन इन वाटर टेबल। तो ये सारे जो काम हैं ये टेंशियोमीटर और रेजिस्टेंस ब्लॉक दोनों मिलके कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अनलाइक टेंशियोमीटर। अनलाइक टेंशियोमीटर का मतलब है कि ऐसा कौन से काम है जो टेंशियोमीटर कर सकता है, लेकिन अनलाइक टेंशियोमीटर का मतलब जो टेंशियोमीटर में पाए जाते हैं लेकिन रेजिस्टेंस ब्लॉक में नहीं आता, ठीक है। अनलाइक टेंशियोमीटर रेजिस्टेंस ब्लॉक डू नॉट वर्क प्रॉपरली एट हाई मॉइस्चर लेवल। तो टेंशियोमीटर हाई मॉइस्चर लेवल पे वर्क कर सकता है परफेक्टली, बट रेजिस्टेंस ब्लॉक जो है हाई मॉइस्चर लेवल पे वर्क नहीं करता। देयर एफिशिएंसी इज़ बेटर एट लो मॉइस्चर लेवल, यानी ये लो मॉइस्चर लेवल पे वर्क अच्छे से करता है और हाई वाले पे नहीं करता। रेजिस्टेंस ब्लॉक डू नॉट गिव प्रिसाइज रिजल्ट्स इन सैलिन कंडीशन, और ये सैलिन सॉइल्स की जो कंडीशन होती है वहाँ पे अच्छे से रिजल्ट्स जो है नहीं देता। ये ध्यान रखना है कौन सी कंडीशंस में, जो सैलिन सॉइल होती हैं। टेंशियोमीटर में भी हमने डिस्कस करा था कि टेंशियोमीटर जो होता है कोर सॉइल के संग अच्छे से वर्क करता है, बट क्ले सॉइल और जो सैलिन सॉइल्स होती हैं उनके संग वर्क नहीं करता टेंशियोमीटर। उसी तरह जो रेजिस्टेंस ब्लॉक होते हैं वो भी जो होते हैं सैलिन कंडीशंस में अच्छे से वर्क नहीं करते। They do not give precise result in saline condition because the soluble salts interfere with the conductance of the block, ठीक है। Thus, nylon, plaster of Paris, fiberglass block should never be used while gypsum block may be used in saline condition। तो ध्यान रखना है कौन से ब्लॉक्स का यूज़ नहीं करना है, किनका करना है। तो नाइलॉन, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लासेस, ये 3 जो रेजिस्टेंस ब्लॉक हैं इनको तो कभी भी हमको
सैलिन कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, इनको नहीं करना है। जबकि जिप्सम ब्लॉक्स जो होते हैं इनको हम कर सकते हैं। जिप्सम ब्लॉक मे बी यूज इन सैलिन कंडीशन अप टू सम एक्सटेंट, वो भी कुछ ही एक्सटेंट था। रेजिस्टेंस यूनिट में बी यूज इन फाइन टेक्सचर सॉइल, फाइन टेक्सचर सॉइल जैसे क्ले सॉइल, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्लियर टेंशियोमीटर क्ले सॉइल या फाइन सॉइल में यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जो रेजिस्टेंस यूनिट होती हैं, रेजिस्टेंस ब्लॉक, इनको हम फाइन टेक्सचर सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब तक हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो पढ़ रहे थे वो मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पढ़ा हमने, कि किस तरह से हम सॉइल में मॉइस्चर को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़े, ग्रेविमेट्रिक मेथड और इंफ्रारेड मेथड। इनडायरेक्ट में एक तो हमने नॉर्मल मेथड पढ़ा, लुक एट द सॉइल एंड फील इट, ओके, इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन न्यूटन स्क्रैटरिंग मेथड पढ़ा, जिसमें H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करेंगे। टेंशियोमीटर हमने देखा, किस तरह से टेंशियोमीटर का यूज़ करके हम सॉइल मॉइस्चर निकाल सकते हैं। इसमें एक सिरेमिक कप होता है, पोरस होता है। दैन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, जो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जिसका मेन जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है, दैट इज़ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन, PET बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये क्या होता है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन में देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ PET वाज गिवन बाय थॉर्नथवेट इन द ईयर 1948। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि फैक्ट है कि PET का कंसेप्ट किसने दिया। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम पढ़े हैं, तो मेक श्योर आप एक अलग सी नोटबुक लेके इन सारे कंसेप्ट और उनके जो साइंटिस्ट हैं विद ईयर उनको नोट करें। तो क्योंकि एक जैसी चीज़ें अगर हम एक साइड लिख के याद करते हैं, दैन इट विल बिकम ईजी फॉर अस टू लर्न। तो यहाँ पे PET पढ़ रहे हैं हम। PET का कॉन्सेप्ट थॉर्नथवेट ने दिया था 1948 में, ठीक है, याद रखना है। आज़ादी से ठीक एक साल बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 48 में थॉर्नथवेट ने PET कंसेप्ट दिया था, याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। दैन ये PET है क्या? Who defined it as evapotranspiration from large vegetation covered land surface with adequate moisture at all time, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन है, इसमें दो शब्द हैं, इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन एक फिनोमिना होता है जो कि सॉइल सरफेस से होता है, एंड ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट से यानी लीव्स से, और जो ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स होते हैं प्लांट में, जैसे लेंटिकल्स होते हैं, जहाँ जहाँ से वाटर लॉस होता है, तो मेजर वाटर जो लॉस होता है वो स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इवेपोट्रांसपायरेशन यानी सॉइल से और प्लांट सरफेस से जितना वाटर लॉस होगा, दैट इज रिफर्ड एज इवेपोट्रांसपायरेशन। लेकिन जो शब्द है पोटेंशियल, आगे पोटेंशियल लगा हुआ है, ओके, इसका ध्यान रखना है। तो नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, नेचुरल कंडीशन में जो जितना इवेपोट्रांसपायरेशन का रेट होता है, दैट इज रिफर्ड एज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। अकॉर्डिंग टू डेल्टन 1882, evaporation is a function of the difference in the vapor pressure of the water and the vapor pressure in the air। अब evaporation होता क्यों है? बिकॉज जो वेपर प्रेशर होता है पानी का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द एयर, ठीक है। सॉइल है हमारी, ये हमारी सॉइल सरफेस है, सॉइल के नीचे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर, यानी उस सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर, और एयर में जो वाटर प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन अकर होता है। आफ्टर दैट इवेपोरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ एयर। इस तरीके से हम इवेपोरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देन सोलर एनर्जी अराइव्स एट द अपर लिमिट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट द रेट अबाउट 2 कैलोरीज पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होप्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका मेन कंसेप्ट जो है थॉर्नथवेट ने दिया था 1948 में, ये ध्यान रखना है। और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को सिंपल भाषा में समझें तो सिंपल नेचुरल कंडीशन में जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, नेचुरल कंडीशन में वेजिटेशन लगी है, पूरी कवर है, ठीक है। सपोज ये इतना लैंड है, उस पूरे लैंड में वेजिटेशन लगी हुई है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, और उस कंडीशन में, ठीक है, पूरा जब सरफेस वेजिटेशन से कवर है, उस कंडीशन में कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना ट्रांसपायरेशन हो रहा है, दैट इज रिफर्ड एज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ ET। अब हम ET को कैसे मेजर कर सकते हैं? ET का मतलब है इवेपोट्रांसपायरेशन, जो अभी हमने देखा ET, ठीक है।
तो इवेपोट्रांसपायरेशन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड दिया है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर से कैसे इवेपोट्रांसपायरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको समझते हैं लाइसीमीटर क्या होता है। इट परमिट द स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन, रेनफॉल, वाटर अपटेक बाय द प्लांट्स। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि प्लांट्स कितना वाटर अपटेक कर रहा है, प्लस रेनफॉल को भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है लाइसीमीटर का, ये इवेपोट्रांसपायरेशन को तो मेज़र करता है, ये साथ में रेनफॉल को और प्लांट्स में कितना वाटर अपटेक हुआ इस चीज़ को भी मेज़र कर लेता है। लाइसीमीटर आर टैंक बरीड इन द ग्राउंड टू मेजर द पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। बेसिकली एक तरह का टैंक होता है, लाइसीमीटर टैंक होता है जो कि हम ज़मीन के अंदर ग्राउंड में बरी कर देते हैं, इसको ढस देते हैं और फिर बाद में क्या होता है, सॉइल में जो पर्कुलेशन होता है, जो पानी नीचे मूव कर रहा होता है, उसको सिंपली ये मेज़र करता है। लाइसीमीटर आर द मोस्ट डिपेंडेबल मीन्स ऑफ डायरेक्टली मेजरिंग द इवेपोट्रांसपायरेशन रेट। तो ये एक तरह से डायरेक्ट मेज़र करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने के दो तरीके थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वैसे ही ईटी मेज़र करने का भी जो लाइसीमीटर है एक तरह का डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। बट देयर इंस्टॉलेशन मस्ट मीट 4 रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन हम करते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसको देखते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स बोली गई हैं इसकी। फर्स्ट वन इज द लाइसीमीटर इटसेल्फ शुड बी वेरी large and deep to reduce the boundary effect and to avoid the restricted root movement. For short crops, lysimeter should be at least 1 cubic meter in volume. तो यहाँ बताया गया है कि लाइसीमीटर जो होता है बड़ा तो होता है पर इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ पे रूट्स की डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, रूट्स की जो ग्रोथ है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइसीमीटर का जो साइज़ रहता है शॉर्ट क्रॉप्स के लिए लाइसीमीटर का जो साइज़ है एटलीस्ट 1 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट द फिजिकल कंडीशन विद इन द लाइसीमीटर मस्ट बी कंपैरेबल टू दोज ऑफ आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि लाइसीमीटर क्योंकि हमने पढ़ा एक टैंक जैसा होता है, तो उस टैंक के अंदर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल बाहर आउटसाइड हैं। आउटसाइड का मतलब है इन्वायरमेंट में जैसी कंडीशंस हैं वैसी ही कंडीशंस लाइसीमीटर के अंदर भी बनी रहनी चाहिए। Third point, lysimeter will not be representative of the surrounding area if the crop in the lysimeter is either tall, shorter, denser or thinner, or if lysimeter is on the periphery of non-cropped area. Then effective area of lysimeter is defined as a lysimeter evapotranspiration per unit area of the surrounding field. So the area should be evapotranspiration per unit area of the surrounding field. ये एरिया सुटेबल एरिया होता है, अदरवाइज लाइसीमीटर में अगर बहुत बड़े टॉल या शॉर्ट या डेंस या थिन प्लांट्स होंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर एरिया जो होता है इट इज़ evapotranspiration per unit area of the surrounding field. Then the fourth point is last is each lysimeter should have a guard ring area around it, maintaining under the same crop and moisture condition in order to minimize the clothesline effect. तो जो लाइसीमीटर होता है उसके अराउंड एक गार्ड रिंग प्रेजेंट होती है, गार्ड रिंग एरिया होता है। वो गार्ड रिंग एरिया जो होता है मॉइस्चर कंडीशन को प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि जो क्लोथ्स लाइन इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। क्लोथ लाइन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ ये हमारी पतली सी वायर होती है, इसमें हम जो कपड़े सुखाते हैं ना, बहुत बड़े कपड़े हो गए, फिर बहुत छोटे कपड़े, फिर बड़े कपड़े, तो यही कॉस्ट लाइन इफेक्ट प्लांट्स में भी होता है। सपोज एक रो है उसमें टॉल ट्रीज़ हैं, देन टॉल ट्रीज़ आर सराउंडेड बाय वेरी स्मॉल ट्रीज़, तो उसकी वजह से क्या होती है प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोथ्स लाइन इफेक्ट। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर जो लाइसीमीटर है वहाँ पे एक गार्ड रिंग एरिया होता है। अब जो लाइसीमीटर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, नॉन वेटेड टाइप एंड वेटेड टाइप लाइसीमीटर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम नॉन वेटेड टाइप लाइसीमीटर को। नॉन वेटेड टाइप लाइसीमीटर आर कॉल्ड ड्रेनेज लाइसीमीटर। इट ऑपरेट्स on the principle of ET is equal to the amount of rainfall and irrigation
वाटर एडेड टू द सिस्टम माइनस लीचिंग, ये इसका फॉर्मूला है नॉन वेटेड का जो इवेपोट्रांसपायरेशन होता है उसका फॉर्मूला है रेनफॉल प्लस इरिगेशन, ठीक है, जो भी इरिगेशन वाटर है उसको भी जोड़ दो माइनस लीचिंग अभी हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में। लीचिंग क्या होता, लीचिंग में जो भी मिनरल्स और सॉल्ट हैं वो रूट जोन से नीचे चले जाते हैं विद वाटर, ठीक है। वाटर की मूवमेंट के साथ साथ अगर न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट भी नीचे चले जाएंगे रूट जोन से, दैट इज रिफर्ड एज लीचिंग। तो लीचिंग को यहाँ पे हटाना है, माइनस करना है, तो हमको मिल जाएगा नॉन वेटेड इवेपोट्रांसपायरेशन। The drainage lysimeter is useful only in determining the PET rate and should be irrigated every 4 or 5 days unless rainfall intervenes, ठीक है। तो ये होता है, इसमें जो सिंपल याद रखना है वो याद रखना है कि इसको ड्रेनेज लाइसीमीटर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है और ये PET रेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेटेड टाइप लाइसीमीटर, ठीक है। जो वेटेड टाइप लाइसीमीटर होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। इट गिव्स मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ET, केपेबल ऑफ मेजरिंग ET फॉर शॉर्ट पीरियड, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए मेज़र कर सकता है। डायगोनल पैटर्न ऑफ ET, द फिनोमिना ऑफ मिड डे विल्ट, शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एनर्जी पैटर्न एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसपायरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सबको हम इसके थ्रू वेटेड टाइप लाइसीमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैन इट मेजर्स द वाटर बैलेंस भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज वाटर रिटेन बाय सॉइल एंड वाटर लॉस्ट थ्रू ऑल सोर्सेज, यानी कितना वाटर ऐड है और कितना वाटर लॉस हो रहा है इसको हम मेज़र कर सकते हैं वाटर बैलेंस को। इफेक्टिव रेनफॉल इज ऑल्सो मेजर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्टिव रेनफॉल को भी मेज़र कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो वेटेड टाइप लाइसीमीटर इससे हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, दे हैव मल्टीपल यूज़, देयरफॉर वेटेड टाइप लाइसीमीटर आर द मोस्ट डायरेक्ट एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ET। तो अगर कंपेयर करें जो नॉन वेटेड है और वेटेड है, इसमें वेटेड वाला जो लाइसीमीटर है इसके मल्टीपल पर्पस हैं, मल्टीपल यूज हैं, दैट इज वाई इट इज मोर फेवरेबल। अब हम ET को मेजर कर रहे हैं, यानी पहला तो हमने पढ़ लिया लाइसीमीटर के थ्रू, अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज इवेपोरीमीटर के थ्रू हम कैसे ET मेजर करते हैं। यूज फॉर एस्टिमेटिंग द PET ऑफ वेरियस क्रॉप्स, मोस्ट कॉमनली यूज इवेपोरीमीटर इन इंडिया आर, इंडिया में जो यूज़ होते हैं दैट इज़ US वेदर ब्यूरो क्लास A पैन इवेपोरीमीटर, दूसरा आता है सनकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर। तो इंडिया में दो होते हैं, सबसे पहला आता है US क्लास 1 पैन इवेपोरीमीटर, ये बहुत बड़ा सा इसमें एक बोल सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये पैन होता है एक तरह से बहुत बड़ा और इसमें वाटर रखा रहता है और इसमें एक डिवाइस होता है जो कि वाटर के इवेपोरेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, मोस्ट वाइडली यूज इवेपोरेशन पैन एंड ऑल्सो रिटन एज US पैन, United States पैन have higher rate of evaporation than a large free water surface. Then evaporation from large water surface area is equal to reading of pan में यहाँ पे रीडिंग आती है मल्टीप्लाई पैन कोफिशिएंट, तो एक पैन कोफिशिएंट होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। देन आफ्टर दैट वी गेट द वैल्यू, और जो पैन कोफिशिएंट का वैल्यू है यहाँ पे मेंशन है 0.7 है अप्रॉक्स। देन ET इज इक्वल्स टू पैन इवेपोरेशन इनटू क्रॉप फैक्टर, तो क्रॉप फैक्टर डिफरेंट क्रॉप्स का अलग अलग क्रॉप फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट ET। तो US पैन इवेपोरेटर से हम इस तरह से ET जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सनकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर, इसमें क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे ये किसने दिया था सनकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर, दास्तेन एंड शर्मा 1968 at IARI develop a sunken screen evaporimeter to simplify the measuring device of ET. They observe evaporation divided by the ET is equal to 0.95 to 1.05 as compared to 1.20
to 1.50 in USB pan evaporimeter। यानी यहाँ पे जो रीडिंग्स होती हैं उसको कंपेयर करा गया है कि सिंपली जो USB वाला पैन इवेपोरीमीटर था और सनकन पैन इवेपोरीमीटर था, उनकी रीडिंग्स किस तरह से वेरी करती हैं। तो सनकन पैन इवेपोरीमीटर में आपको ध्यान रखना है, जो सनकन पैन इवेपोरीमीटर है वो 2 साइंटिस्ट ने डेवलप करा था। इसमें सनकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर में क्या होती है, सनकन स्क्रीन होती है जो कि ET को मेज़र करती है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इवेपोरीमीटर हमने डिस्कस करे, USWB एंड सनकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर का मतलब है वाटर जो है किन किन तरीके से यूज़ हो रहा है, उसी को बोलेंगे कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें नेचुरल कंडीशन में, तो प्लांट से करेगा इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन के केस के लिए वाटर यूज़ करेगा। साथ में प्लांट्स में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, जैसे एज वी आर ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक दैट प्लांट्स में भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, उसके लिए भी प्लांट्स को वाटर चाहिए। तो इन दोनों प्रोसेस को अगर हम कंबाइन कर दें, इवेपो ट्रांसपायरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वाटर चाहिए, दैट इज़ रिफर्ड एज कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। लेकिन ऐसा देखा गया है प्लांट्स के केस में कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वाटर चाहिए वो बहुत कम होता है, इट इज़ अराउंड नेग्लिजिबल। ठीक है, कह सकते हैं कि लेस देन 1%। ठीक है, लेस देन 1% वाटर होता है। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोलते हैं कि कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर का मतलब होता है इवेपो ट्रांसपायरेशन। लेकिन ये इसका पूरा फॉर्मूला है कंजम्पटिव यूज़ का, कंजम्पटिव यूज़ बराबर इवेपो ट्रांसपायरेशन प्लस वाटर यूज़ इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और वाटर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है वो 1% से भी कम है, इसलिए हम जनरली कह सकते हैं कि कंजम्पटिव यूज़ बराबर होता है इवेपो ट्रांसपायरेशन के। यहाँ पे आगे फॉर्मूला दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाई, कितना वाटर अप्लाई करना होता है ये हम कैसे जाने। तो इसका फॉर्मूला गिवन है, मॉइस्चर एट फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर एट बिल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी जो होती है ग्राम पर cc इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल। इस मेथड से इस फॉर्मूले से हम जो वाटर अवेलेबल जो वाटर चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई हम जो करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक सॉइल का जो मॉइस्चर होता है एट फील्ड कैपेसिटी विल्टिंग पॉइंट वो डिफ़र होता है, बल्क डेंसिटी सॉइल की डिफ़र कर सकती है, डेप्थ डिफ़र होती है। तो दैट इज़ वाई जो अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करना होगा इन सेंटीमीटर वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पास वो है वाटर यूज़ एफिशिएंसी। वाटर यूज़ एफिशिएंसी का मतलब होता है वाटर यूटिलाइज बाय द क्रॉप। ठीक है, कोई भी हम क्रॉप लगाते हैं उसने कितना वाटर यूटिलाइज करा है, कितना वाटर उसने इस्तेमाल में लिया, दैट इज़ द वाटर यूज़ एफिशिएंसी। द वाटर यूज़ एफिशिएंसी बाय द क्रॉप इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज द वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ओके, ये इसकी यूनिट होती है एंड इट हैज़ डिफाइंड इन 2 वेज। इसको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी का मतलब है इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्रॉप ईल्ड। तो क्रॉप ईल्ड ये हो गई वाई क्रॉप ईल्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवेपो ट्रांसपायरेशन, दैट इज़ ET। यानी सिंपल भाषा में बोलें कि क्रॉप की कितनी ईल्ड निकल कर आई है और क्रॉप से कितना ET के दौरान वाटर रिमूव हुआ है, इसका जो रेशियो होता है दैट इज़ द क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी और सिंपली वाटर यूज़ एफिशिएंसी। एक तरीका ये होता है वाटर एफिशिएंसी का, और दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा अनदर वन इज द फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी हम क्या करते हैं, ईल्ड को डिवाइड करना होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ इन द फील्ड। फील्ड में जितना वाटर यूज़ हो चुका है अब तक उसको हम डिवाइड करेंगे, दैट गिव्स द फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ईल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने 2 मेथड पढ़ लिए जिससे हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक में हम ईल्ड को डिवाइड करेंगे ET से और एक में ईल्ड डिवाइड करेंगे टोटल वाटर इन द फील्ड। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी इन द अनइरिगेटेड एरिया और लो लैंड एरिया, लो रेनफॉल एरिया। तो जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ बारिश कम होती है या फिर जो अनइरिगेट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, उनमें वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे देखते हैं इंक्रीज़ करेंगे।
principal objective is to conserve and utilize a large proportion of available rainfall for the crop production, to increase the productive utilization of the atmospheric precipitation naturally reaching a given area. For the following practices are required to adopt. तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमको करनी चाहिए ताकि ऐसे एरियाज जहाँ पे कम बारिश आती है, जो इरिगेशन पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकें. तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इनटू द ग्राउंड, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ द सरफेस रन ऑफ. यानी जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जितना भी वाटर अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, देन अगेन एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड फॉर्मेशन होता है या कोई भी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अगेन वाटर जो होता है एटमॉस्फेयर का वाटर, आई मीन जो वाटर हमारे अर्थ सरफेस से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर से वापस हमारे अर्थ सरफेस में आ जाता है, दैट इज़ रिफर्ड एज प्रेसिपिटेशन. तो हमें प्रेसिपिटेशन के दौरान जो वाटर होता है उसको लॉस नहीं करना होता. जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का पानी को हमें बर्बाद नहीं करना है, इसको सरफेस रन ऑफ होने से बचाने के लिए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम उस वाटर को कंजर्व कर सकें. यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं रन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, रन ऑफ कंट्रोल एक मेथड होता है जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं. दैन टिलेज कर सकते हैं. इंक्रीजिंग द इन्फिल्ट्रेशन, ऐसी सॉइल यूज़ करें जिसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है मिट्टी के अंदर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. देन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर. सबसे बेस्ट मेथड तो यही होता है, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग करना. ठीक है, रेनफॉल होती है, वी ऑल नो, अर्थ का वाटर जब वापस से अर्थ में आता है, रेनफॉल की फॉर्म में आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस रेनफॉल वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको रिसाइकल कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन है उसको उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं इनटू द ग्राउंड. ठीक है, सारा का सारा हम जो ग्राउंड वाटर है इसका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में आता है decreasing the agriculture unproductive losses of moisture, namely evaporation, consumption of water by weeds and losses by subsurface flow and deep percolation. तो एक तो हमने क्या करा, जितना भी वाटर आ रहा था उसको वाटर को कैसे यूज़ करना है, उस वाटर को ही कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा वाटर लॉस हो रहा है उन प्रैक्टिसेस को हम कम कर देंगे. जैसे जितनी भी अनप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे मॉइस्चर लॉस होने के चांसेस हैं, जैसे इवेपोरेशन होता है. ठीक है, मिट्टी से पानी जो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है, एक वो प्रोसेस हो गया. उसके बाद हमारे फील्ड में अगर वीड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमने वीड प्रॉब्लम में पढ़ा था कि वीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट वाटर अपटेक करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन क्रॉप. तो वीड्स को ख़त्म करना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे वीड को ख़त्म करो. दैन टाइमली हार्वेस्ट ऑफ द रेनी सीजन क्रॉप्स. तो हार्वेस्टिंग हम प्रॉपर टाइम में करेंगे तभी हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको प्रॉपर सप्लाई मिलेगी वाटर की. मल्चिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्चिंग से टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब कुछ जो है परफेक्ट हो जाता है. टिलेज कर सकते हैं. टिलेज ओके, टिलेज हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, टिलेज हमने ऊपर भी पढ़ा है. तो आप देख सकते हैं कि 2 बार टिलेज आ रहा है, तो कितना इफेक्टिव होता है टिलेज का मेथड. ओके, तो नेक्स्ट मेथड हमारा जो आता है दैट इज़ थर्ड वन इज़ द इंक्रीजिंग द मॉइस्चर रिजर्व ऑफ द प्लांट. इसमें क्या आता है, द प्रैक्टिसेस विच इंक्रीज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रेन वाटर एंड स्टोर सॉइल मॉइस्चर. अब हम प्लांट्स को इतना केपेबल बनाएंगे कि प्लांट्स के ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि प्लांट्स में जो वाटर है वो अच्छा से, मतलब उसका मॉइस्चर रिजर्व इंक्रीज़ हो. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप्स एंड ए वैरायटी. ऐसी वैराइटीज़ ग्रो करें जिनकी जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है वो कम है. ठीक है, जो ड्राई कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पल्सेस, जो पल्स क्रॉप्स होती हैं दे आर मोस्टली सुटेबल फॉर ड्राई एरियाज एंड रेन फेड एरिया. दैन बाय अडॉप्टिंग सुटेबल क्रॉपिंग सीक्वेंस, क्रॉप सीक्वेंस को हम परफेक्ट कर लेंगे. क्रॉप सीक्वेंस जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है हर एक क्रॉप में मॉइस्चर रिजर्व को इंक्रीज़ करने के लिए. दैन आफ्टर दैट थर्ड वन इज़ इंक्रीजिंग रूट डेप्थ ऑफ द क्रॉप बाय रिमूवल ऑफ द हार्ड पेन एंड फर्टिलाइजेशन. तो हार्ड पेन्स की प्रॉब्लम जो आती है उसको रिमूव करने के लिए हम प्रॉपर टिलेज करेंगे, डीप टिलेज करेंगे. ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े कल्टीवर्स होते हैं, आई मीन जो टिलेज वाले इम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्लो टिलेज, डिस्क हैरो, इन सब का यूज़ करके हम हार्ड पैन की जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक करेंगे. हार्ड पैन एक बार ब्रेक हो जाएंगे तो हमारी रूट्स को प्रॉपर स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए. और रूट्स जो होते हैं वो जो जड़ें होंगी वो एकदम डीप लेयर में गहराई तक जाके वाटर को अपटेक, जो वाटर है वो अपटेक कर पाएंगी.
देन आफ्टर दैट ग्रोइंग इंटरक्रॉप फॉर द डिफरेंट रूटिंग डेप्थ, हम डिफरेंट इंटरक्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिनकी रूट लेंथ जो होती है अलग अलग हो। जैसे पल्सेस जो होते हैं दे आर वेरी डीप रूटेड, फॉर एग्जांपल पीजन पी, इसकी जो रूट लेंथ होती है बहुत ज़्यादा गहराई तक पानी को वाटर अपटेक करने में हेल्पफुल होता है। देन सीडिंग टेक्निक एंड प्लांट स्टैंड्स, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर became important in winter season when crops are to grow on the stored soil moisture। अब जाड़ों में तो इरिगेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं है, तो विंटर में क्या होता है कि विंटर में ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉपर सीड और फर्टिलाइज़र प्लेस करें ताकि मॉइस्चर जो है वो सॉइल का जो स्टोर्ड मॉइस्चर है उससे काम चल जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस थी जिनसे हम ये जो अचीव कर सकते हैं, यानी अनइरिगेटेड और लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।